आंख खुली तो सूरज आसमान पर पूरे आबोताब से चमक रहा था। मैंने आंखें मलकर गिरदोपेश का जायजा लिया और फिर जैसे रगों में दौड़ता हुआ खून जमने लगा। मेरे करीब ही एक जानिब शेख सुमा की लाश चित पड़ी थी। उसका साथी चारों ऊंटों समेत गायब था। सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में यही आया कि शेख के साथी ने ही उसे हलाक कर दिया है, लेकिन गौर से देखा तो मामला कुछ और था। शेख की आंखें उबली हुई थी और चेहरा बिल्कुल स्याह पड़ चुका था। उसका मुंह भयानक अंदाज में खुला था और जुबान आधे से ज्यादा बाहर निकली हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि उसने इंतहाई अजियत के आलम में जान दी है। फिर मैंने उसके गले पर उंगलियों के गहरे निशान देखे। ये निशान सुर्ख रंग के थे और उनकी तादाद 7 थी। इस इंकिशाफ से मेरी जो कैफियत हुई उसे किस तरह बयान करूं। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया और मैं वहीं बैठे बैठे बुरी तरह कांपने और लरसने लगा। चंद लम्हे तक मेरी यही हालत रही। फिर गैर शऊरी तौर पर मैं दोबारा शेख सुमा की लाश पर झुका और सुर्ख निशानों को गौर से देखने लगा। बिलाशुबा ये उसी कटे हुए हाथ का कारनामा था, लेकिन क्या कटे हुए हाथ किसी जिंदा और ताकतवर इंसान का गला घोट सकते हैं? उसी लम्हे एक अजीब तमाशा हुआ। मेरी मुट्ठी में दबा हुआ याकूत निकलकर शेख के मुंह पर गिरा और फौरन ही लाश के मुंह से गाढ़े गाढ़े सुर्ख खून के लोथड़े निकलने लगे और आनन फानन उसका जिस्म और कपड़े खून में लथपथ हो गए। मैं दीवानावार अपने याकूत की तलाश में लाश को उलटने पलटने लगा, क्योंकि याकूत भी खून के इन लोथड़ों के साथ ही सुमा के कपड़ों में कहीं छुप गया था। जो ही मैंने लाश को पेट के बल लिटाया, लाश का दाहिना हाथ जो पहले से पुश्त के नीचे दबा हुआ था मेरे सामने आ गया। उस हाथ में एक लंबा सा तेज खंजर था। उसके दस्ते पर शेख की उंगलियां इस सख्ती से पेवस्त थी कि कोशिश के बावजूद उसके हाथ से खंजर छुड़ा न सका। कुछ ऐसा मालूम होता था कि आधी रात के बाद किसी वक्त, जबकि मैं नींद में बुरी तरह डूबा हुआ था, शेख मुझे कत्ल करने के इरादे से उठा और यह खंजर लेकर मेरी तरफ बढ़ा, मगर उसकी ये नापाक ख्वाहिश पूरी न हुई और गैब से खुद उसकी हलाकत का सामान हो गया। शेख की लाश को उलटते पुलटते मैं खुद भी खून से अपने कपड़े बचा न सका, लेकिन बहरहाल याकूत मैंने दोबारा पा लिया। मैं वहां से वहशियों और दीवानों की तरह भागा और सहरा में भूखा प्यासा 2 दिन और 2 रातें भटकने के बाद एक दूसरे अरब कबीले में जा पहुंचा। उन लोगों ने मुझे नए कपड़े दिए और हर तरह से मेरी खबरगिरी की। फिर मैं वहां से अपने वतन हॉलैंड चला आया। दोबारा मकबरे की तरफ जाने की जरूरत थी न ख्वाहिश। उसके बाद सालों गुजर गए। मुझे न उस मम्मी के बारे में कुछ पता चला और न उसके कटे हुए हाथ का कोई सुराग मिला। 7 सितारों वाला याकूत अभी तक मेरे पास है। मैं जब उसे हाथ में लेता हूँ तो एक अजीब सा सुरूर का एहसास होता है और दिल कवी होने लगता है। उसके सितारों में से अब भी रोशनी की किरणें मुसलसल फूटती हैं, लेकिन उस पर लिखी हुई इंतहाई बारीक इबारत में पढ़ न सका। उससे आगे यकलख्त फॉन हेवन की हैरत अंगेज रोयदाद खत्म हो जाती है। मैं अभी नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि दरवाजा आहिस्ता से खुला और प्रोफेसर कारबैक अंदर आया। मैं तुम्हारे काम में मुखिल तो नहीं हुआ? उसने माजरत आमेज लहजे में पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं थोड़ी देर बाद आपकी खिदमत में हाजिर होने वाला था, मैंने जवाब दिया। कारबैक आराम कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गया और कहने लगा, मेरा ख्याल है तुमने फॉन हेवन के सफरनामे से खूब लुत्फ उठाया होगा। बेशक निहायत दिलचस्प और बेमिसाल सफरनामा है, और अगर ये सारा तमाशा मैं अपनी आंखों से न देखता तो कयामत तक मुझे यकीन न आता कि ये सफरनामा होश और हवास के साथ लिखा गया है। मैं उसे किसी मजजूब की बढ़ तस्लीम करता, मगर अब हैरान हूँ कि आप हजरात को इन तमाम बातों का इल्म कैसे हुआ। कारबैक ने हल्का सा कहकहा लगाया। मेरे अजीज, तुम गालिबन ये पूछना चाहते हो कि फॉन हेवन की इस खतरनाक मुहिम का इल्म हम लोगों को कैसे हुआ। ये दास्तान बहुत दिलचस्प भी है और हैरत अंगेज भी। चूंकि इसमें कई बातें काम की आएंगी, इसलिए ध्यान देकर सुनना। जरा अपनी कुर्सी मेरे करीब ले आओ। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और अपनी कुर्सी प्रोफेसर के और करीब घसीट ली। चंद लम्हे सोचने के बाद कारबैक ने अपनी कहानी का आगाज यूं किया। फॉन हेवन को इस दुनिया से रुखसत हुए 2 सदियां गुजर चुकी हैं। हॉलैंड पहुंचने के बाद उस शख्स का क्या हशर हुआ और जो याकूत उसने हासिल किया था वो मिस्टर ट्रेलानी के हाथों में कैसे आया। ये एक इबरतनाक दास्तान है जो मेरे और मिस्टर ट्रेलानी के सिवा दुनिया में किसी को मालूम नहीं। अब मैं ये राज पहली मर्तबा तुम्हारे हवाले करता हूँ। कई बरस पहले का जिक्र है। मैं और मिस्टर ट्रेलानी हॉलैंड में थे और हॉलैंड यूनिवर्सिटी के शोबा उलूम मशरकी में दाखिल होकर कदीम किताबों और दूसरे नवादरात की जांच पड़ताल और मुताले में हमतन मसरूफ थे। उस यूनिवर्सिटी में वलंदेजी जुबान की कलमी किताबों का एक अंबार लगा था, और अगरचे मिस्टर ट्रेलानी बहुत सी मशरकी और मगरबी ज़बानें जानते हैं, लेकिन एक रोज वो ऐसी बोसीदा किताब लेकर नहायत परेशानी के आलम में मेरे पास आए जिसका रस्मुल खत और तर्ज बयान उनके लिए कतई गैर मानूस था। मगर मैं उस पर सरसरी नजर डालते ही समझ गया कि ये वो खुफिया जबान है जो हॉलैंड के शुमाली हिस्से में तकरीबन कई 100 बरस बेशतर एक खास तबके के लोगों में राइज थी, और अब उसके जानने और पढ़ने वाले दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। मैंने मिस्टर ट्रेलानी से ये किताब ले ली और उसे पढ़ने की कोशिश की। बहुत जल्द पता चल गया कि ये वलंदेजी सैयाह निकोलस फॉन हेवन का सफरनामा है। चूंकि ये किताब मेरी और मिस्टर ट्रेलानी की मुश्तरका दिलचस्पियों का बाइस थी, इसलिए मैं फौरन उसे लाइब्रेरियन के पास ले गया
اس کتاب کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اس نے اپنے کیٹلاگ کو کھنگالا اور تھوڑی دیر بعد یہ خوشخبری سنائی کہ اس سفر نامے کا ہالینڈ کی اصل زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے اور اس کا ایک اور نسخہ بھی لائبریری میں موجود ہے۔ چنانچہ یہ نسخہ بھی دیکھا گیا۔ اس کے بعد 1650 کا مطبوعہ انگریزی نسخہ بھی ہمارے ہاتھ لگا جو ولندیزی سے ترجمہ کیا گیا تھا اور ایمسٹرڈیم میں چھپا تھا۔ یہ وہی نسخہ ہے جو تم نے پڑھا۔ فان ہیون نے اپنے قیام مصر کے مشاہدات تفصیل سے لکھے تھے، لیکن اس نے اسوان کے مشرقی حصے میں ساحر کی جس وادی اور 300 فٹ اونچے حرم کا ذکر کیا تھا وہ ہمارے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ مسٹر ٹریلانی کا خیال تھا کہ ولندیزی سیاح نے یہ سب کچھ بکواس کی ہے اور ایسے حرم کا کوئی وجود نہیں۔ تاہم یہ بات انہوں نے بھی تسلیم کی کہ یہ شخص فان ہیون مصر گیا ضرور تھا، کیونکہ اس کے سفر نامے میں کٹے ہوئے ہاتھ، 7 ستاروں والے یاقوت اور ممی کے ذکر کے سوا جن کی تصدیق کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ تھا، بقیہ سب باتیں حرف بحرف درست تھیں۔ وہیں یہ طے پایا کہ میں اس شخص یعنی فان ہیون کے شہر جاؤں اور معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ آیا اس کے خاندان کے کچھ لوگ ابھی زندہ سلامت ہیں یا سب مر کھپ گئے۔ ممکن ہے کچھ نئی باتیں معلوم ہو سکیں۔ خصوصاً ہم دونوں اس یاقوت کے بارے میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ فان ہیون نے اس کا کیا کیا اور اب وہ یاقوت کہاں اور کس کے پاس ہے۔ اگر وہ یاقوت دستیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فان ہیون کی لکھی ہوئی داستان میں کوئی مبالغہ نہیں۔ ہارن ہالینڈ کا نہایت قدیم شہر ہے اور فان ہیون اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ گزشتہ 200 برس سے اس شہر میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی۔ فان ہیون کا مکان تلاش کرنے میں مجھے کوئی زیادہ دقت نہ ہوئی، کیونکہ اس ولندیزی سیاح کی پراسرار شخصیت کے بارے میں اب بھی ہارن کے لوگوں میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور تھیں۔ یہ ایک نہایت بوسیدہ اور اجاڑ 2 منزلہ مکان تھا جس کے در و دیوار پر حسرت برس رہی تھی۔ باغ ویران تھا، ہر طرف خضرا گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھی اور درخت ٹنمن تھے جیسے ان پر خزاں کا مستقل اثر ہو۔ مکان کا دروازہ کھلا تھا، میں نے دستک دی۔ چند لمحے بعد ایک بزرگ دکھائی دیے، لڑکھڑاتا ہوا ہمارے سامنے آیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ شخص شاید فان ہیون کا پڑپوتا یا سگڑ پوتا ہوگا، لیکن جو ہی میں نے فان ہیون کا ذکر چھڑا، بڈھا ایک دم غصے میں آ گیا۔ میں کسی فان ہیون کو نہیں جانتا، بھاگ جاؤ یہاں سے، اس کی نسل ختم ہو چکی ہے، سب مر کھپ گئے۔ لیکن جناب اس کا سامان اور کتابیں وغیرہ تو ہوں گی جو وہ مصر سے لایا تھا۔ میں نے پوچھا، کوئی سامان ومان نہیں ہے، سب بیچ دیا کباڑیوں کو، جاؤ وہیں جا کر تلاش کرو۔ یہ کہہ کر بڈھے نے دروازہ بند کر دیا۔ مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی بڈھا سچ کہتا ہے۔ فان ہیون کے خاندان کا کوئی فرد دنیا میں موجود نہ تھا، سب لوگ یکے بعد دیگرے حادثوں کا شکار ہو کر رخصت ہو چکے تھے۔ پھر میں نے نوادر اور قدیم اشیاء فروخت کرنے والے کباڑیوں اور تاجروں سے رابطہ قائم کیا۔ یہ لوگ مجھے پہلے سے جانتے تھے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ فان ہیون کا سامان کہاں گیا اور کس کے پاس فروخت ہوا تھا۔ ایمسٹرڈیم، لائڈن اور زیورچ کے عجائب خانوں کا ایک ایک گوشہ میں نے دیکھا، لیکن وہاں فان ہیون کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ میری مایوسی کی انتہا نہ رہی۔ ایک روز میں اپنی گھڑی ٹھیک کروانے کے لیے گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی دکان تھی اور آدمی خاصا عمر رسیدہ اور تجربے کار نظر آتا تھا۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ جواہرات کی خرید و فروخت کا دھندا بھی کرتا ہے۔ میں نے یوں ہی بے پرواہی سے پوچھا، کیا آپ کے پاس اس وقت کوئی عمدہ پتھر ہے تو صحیح، لیکن اسے آپ پسند نہیں کریں گے کیونکہ اس پر کچھ کھدا ہے۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا، کیا میں وہ پتھر دیکھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں جناب، ضرور دیکھیے۔ اس نے اپنی آہنی تجوری کھولی اور ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ نکالا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اپنے اضطراب پر قابو پاتے ہوئے ڈبہ کھولا۔ زرد رنگ کی مخمل کے اندر جگمگ کرتا 7 ستاروں والا یاقوت رکھا تھا۔ ایک لہجے کے لیے میری آنکھوں کی روشنی جیسے غائب ہو گئی۔ خوشی، بے پناہ اضطراب، خوف اور حیرت کا وہ لمحہ مجھ پر زن سے گزر گیا، لیکن وہ میرے ہوش و حواس لیتا گیا۔ میں دیر تک آنکھیں پھاڑ کر اس نادر یاقوت کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے بوڑھے دکاندار سے اس کی قیمت دریافت کی۔ ارے صاحب، جو آپ کا جی چاہے دے دیجئے، آپ خود قدردان ہیں، دکاندار نے سادہ لوہی سے کہا۔ غالباً وہ خود بھی اس ناکارہ کھدے ہوئے پتھر کی حفاظت کرتے کرتے اکتا چکا تھا اور جلد سے جلد اس کا پیچھے چھڑانے کا خواہشمند تھا۔ میں اگر چاہتا تو اس یاقوت کو، جس کی قدر و قیمت کے سامنے دنیا بھر کے خزانے ہیج تھے، نہایت اونے پونے خرید سکتا تھا، مگر میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ سادہ لو دکاندار کو دھوکہ دوں۔ اس کے اس جملے پر میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ سمجھا کہ شاید گھاک ہاتھ سے گیا، فوراً کہنے لگا، چلیے آپ 100 پاؤنڈ دے دیجئے، اس سے زیادہ رعایت ممکن نہیں۔ میں نے یاقوت کو مخمل میں لپیٹا، ڈبے میں بند کیا، ڈبہ اپنے بیگ میں رکھا اور کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا بٹوا گھڑی ساز کے ہاتھ میں تھما دیا اور دکان سے باہر نکل گیا۔ میں اس نادر نایاب پتھر کو پا کر اب جلد سے جلد ہالینڈ سے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے گھڑی ساز سے اس کی رسید تک لینی زحمت نہ کی۔ میرے بٹوے میں 1000 پاؤنڈ تھے اور یقیناً وہ بوڑھا ابھی تک مجھے فاتر العقل یا دیوانہ سمجھ رہا ہوگا۔ قصہ مختصر، میں لندن پہنچا۔ مسٹر ٹریلانی میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لمحہ جب میں نے اچانک اپنی جیب سے یاقوت نکال کر مسٹر ٹریلانی کے آگے رکھا، شاید مرتے دم تک نہ بھول سکوں۔
याकूत देखकर उनका चेहरा यकलख्त वैसे ही सुर्ख हो गया जैसे याकूत, और आंखें तारा बन गईं। वो टिकटिकी बांधे देर तक इस अजीब पत्थर को घूरते रहे, फिर उठे और मुझसे बगलगीर हो गए। उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, मेरे दोस्त, अब मुझे फान हेवन के सफरनामे का एक एक हुर्फ का पूरा यकीन है। उसने सच लिखा है। हम चंद रोज बाद खुद इस वादी की तलाश में निकलेंगे जहां से उस उलंदेजी सयाह ने ये याकूत पाया था। उसमें कोई शक नहीं कि मेरे अजीज मैल्कम रॉस कि मिस्टर ट्रेलानी की बेइंतहा दौलत और उनकी जिगरदारी हर जगह काम आई, और इस नौयत की खतरनाक मुहिमों में जिन्हें सर करना एक मौजूद से कम नहीं होता, ये दोनों खूबियां मुहिम जो में होना लाजमी है। बहरहाल मिस्टर ट्रेलानी सफर की तैयारियों में हमतन मसरूफ हो गए। अब उनके दिल में फान हेवन के सफरनामे के बारे में जर्रा बराबर भी शक न रहा। उन दिनों मिस्र के अंदर खासी गड़बड़ फैली हुई थी और कुछ सियासी नौयत के हंगामे बरपा थे। एराबी पाशा की हुकूमत गैर मुल्कियों, खुसूसन अंग्रेजों का मिस्र में आना जाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन इस मौके पर भी मिस्टर ट्रेलानी की दौलत और इल्म फजल काम आया। उन्होंने मिस्री हुकूमत से इस्वान के मशरकी हिस्से की सयाहत के लिए खुसूसी इजाजतनामे हासिल किए। यूं भी वहाँ हर छोटा बड़ा सरकारी अफसर उन्हें अच्छी तरह जानता था। हम लोग उनके मुल्क में किसी बुरी नीयत से नहीं आते थे, बल्कि कदीम खंडरों को खोदने, लाशें उखाड़ने और कुछ ऐसी ही दीवानगी का मुजाहरा करने आते थे। मिस्टर ट्रेलानी ने चंद मिस्री राहिबों, कुलियों, ऊँटों का इंतजाम भी किया, और तकरीबन 15 दिन की मुसलसल सफर और आवारा गर्दी के बाद एक रोज रात के पिछले पहर हमने अपने आप को एक ऐसे मकाम पर पाया जिसका जिक्र फान हेवन ने किया था। ये वही साहिर की वादी थी जिसमें बेशुमार अमूदी और बुलंद नंगी चट्टानें सदियों से सीना ताने खड़ी थी। अलग सुबह हमारा मुख्तसर सा काफिला वादी में दाखिल हो चुका था और फान हेवन के सफरनामे की इबारतें एक बार फिर हमारे जहनों में ताजा हो रही थी। खुदा की पनाह कैसी खौफनाक और वीरान जगह थी। हर तरफ बेआबो गया बरहना चटाने ही चटाने, एक बेकरार सुकूत और एक अजियतनाक सन्नाटा जो हर शय को निगल जाना चाहता था। फजा में हिद्दत बढ़ती जा रही थी, लेकिन हम रुके बगैर मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। हमारी बेकरार निगाहें 300 फुट ऊंची उस चट्टान को तलाश कर रही थी जिसका जिक्र फान हेवन ने किया था। तीसरे पहर हम एक चट्टान की आड़ में पड़ाव डालने का इरादा कर रहे थे कि सबसे आगे जाने वाला एक गाइड अपने ऊंट को दौड़ाता हुआ हमारी जानिब आया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मैंने एक अजीब चीज देखी है। उसकी आंखें बाहर को उबली पड़ रही थीं और सांस बुरी तरह फूल रहा था। उसका ऊंट भी खिलाफे मामूल घबराया हुआ और खौफजदा सा था। चंद लम्हे बाद उसने हमें अपने साथ लिया और मुख्तलिफ चट्टानों में से होता हुआ बिलाखिर एक खुली जगह जा निकला। मैं कह नहीं सकता कि मिस्टर ट्रेलानी की कल्बी कैफियत क्या थी, मगर मुझ पर जो गुजरी उसे बयान करने से अपने आप को आजिज समझता हूँ। काहिरा के वो तीनों एहराम जिन्हें 7 अजूबों में सरे फहरिस्त रखा गया है, अगरचे अजीम है, मगर उस हरम के सामने जो हमने साहिर की वादी में देखा, उन तीनों एहराम की कोई हैसियत न थी। उसकी बुलंदी 300 फुट से भी जायद थी, लेकिन डिजाइन ऐसा निराला और इतना हैरत अंगेज कि देर तक हमारे मुंह से कोई लफ्ज न निकल सका। हमारी नजरों के सामने निहायत बावकार और शाहाना शौकत लिए हुए एक ऐसी मलका का 300 फुट ऊंचा मुजस्मा खड़ा था जिसके आसाब का तनाव इतना दुरुस्त था कि अबुल हॉल के चेहरे के तनासुब से उसे कोई निस्बत नहीं दी जा सकती। चूंकि तुम फान हेवन की किताब में उस हरम की तफसीलात पढ़ चुके हो, इसलिए मैं मजीद तफसील में न जाऊंगा। हमने अपने मिस्री साथियों को वहीं छोड़ा और खुद उस हरम के करीब पहुंचे। मैं ये अर्ज करने में कोई नदामत महसूस नहीं करूंगा कि उसे अपने करीब पाकर हम भी दहशत और मुसर्रत की मिली जुली कैफियत का शिकार थे। पहली नजर में ही मालूम हो गया कि ये हरम कम से कम 5000 साल पुराना है, लेकिन उस पर खुदे हुए रंगीन नक्शो निगार की आबोताब मानन न पड़ी थी। जूं जूं हम उस पर जमी हुई रेत हटाते, नीचे से चमकदार नकूश बरामद होते जाते। ये नकूश दरअसल पुरानी तस्वीरी जबान थी जो फिरौन के दौर में लिखी जाती थी, जिसे आजकल की इस्लाह में मुर्दा जबान कहना चाहिए, और उस जबान को अब खुद मिस्री लोग भी नहीं पढ़ सकते, मगर हम उसे बिल्कुल उसी तरह पढ़ लेने पर कादिर थे जिस तरह कोई अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी या जर्मन जबान की पुरानी किताब पढ़ लेते हैं। इन इबारतों के मुताले से मालूम हुआ कि ये मिस्र के कदीम हुक्मरान मलका तारा का हरम है, जो शहनशाह एंतीफ की बेटी थी, और शहनशाह एंतीफ की हुकूमत मिस्र के शुमाली और जनूबी इलाकों पर कायम थी। 1 घंटे की थका देने वाली जद्दोजहद के बाद हम उस तराशी हुई चट्टान की चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो गए। हमारे दिल बुरी तरह धड़क रहे थे और बदन पसीने में शराबोर। आसमान से सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन हम उन तमाम तकलीफों से बेनियाज जल्द अज जल्द मकबरे के अंदर पहुंचकर अपनी आंखों से मलका तारा की मम्मी को देखना चाहते थे। चप्पे चप्पे पर फान हेवन की तहरीर करदा शहादतें बिखरी हुई थी। मकबरे के दरवाजे पर पत्थर की एक अजीम और इंतहाई वजनी सिल रखी नजर आई, जो जरा एक तरफ हटी हुई थी, और उसमें से औसत जिसामत रखने वाला आदमी बखैर खूबी गुजर सकता था। ये है वो दरवाजा जिसे फान हेवन के अरब साथियों ने अपनी जगह से हटाया था। मिस्टर ट्रेलानी ने पेशानी से पसीना सूखते हुए कहा, उफ खुदाया,
200 बरस गुजरने के बावजूद यूं महसूस होता है जैसे कल की बात हो। ये देखो, उन्होंने उंगली से उस कई मन वजनी सिल के पीछे एक हिस्से की तरफ इशारा किया जहां इंसानी कदमों के मुद्दम निशान साफ नजर आ रहे थे। ये निशान उस दुरुस्त के करीब फैले हुए ग्रुप अंधेरे में गायब हो गए थे। हमने अपनी अपनी टॉर्चें रोशन की और एक दूसरे के पीछे अंदर आ गए। वही अजीब सहर अंगेज मसालों की खुशबू हमारी नाक में आई जिसका जिक्र फॉन हेवन ने किया था, लेकिन ये उस खुशबू से कुछ अलग थी जो अक्सर मम्मियों के ताबूतों और मकबरों में फैली होती है। उस वक्त हम पर दहशत, मुसर्रत, हैरत और इस्तराब की ऐसी हालत तारी थी जो नाकाबिले बयान है। सूरज गुरूब होने में अभी कई घंटे बाकी थे और हमें पूरा इत्मीनान था कि इस वक्फे से फायदा उठाकर हरम के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों का तफसीली मुशाहिदा कर सकते हैं। टॉर्चों की तेज रोशनियां हमारी रहनुमाई कर रही थी। चंद लम्हों बाद हमने अपने आप को एक गहरी और सर्द सुरंग या राहदारी में खड़े पाया। उस सुरंग की दोनों दीवारों, फर्श और छत पर भी लातादाद नक्शो निगार और इबारतें कंदा थीं। चौपायों की शक्लें, परिंदों की शक्लें, दरख्तों और इंसानों की शक्लें। उन्हीं के जरिए इस एहराम की पूरी तारीख समझी जा सकती थी। ये नकूश हद दर्जा जाज़िब नजर थे और साफ मालूम होता था कि जिन हाथों ने उन्हें दायमी हुस्न बख्शा है वो कोई मामूली हाथ न थे। हर तस्वीर मुसव्वर की एक खास शाहकार बनी हुई थी और उससे पेशतर ऐसे नक्शो निगार हमने मिस्र के पुराने मकबरों में कभी नहीं देखे थे। रंगों पर जब रोशनी पड़ती तो वो दबकने लगते और तस्वीरों में जैसे जान पड़ जाती। खुदा ही बेहतर जानता है कि उसकी तामीर में कितना वक्त सर्फ हुआ और कितने फनकारों, मजदूरों और मेहमारों ने उसके लिए अपना खून पसीना एक किया था। ये हरम उस मुजस्सम चट्टान को काट कर बनाया गया था और उसमें अजंता और एलोरा के अजायब जमाना गारों की मानंद कोई जोड़ और कोई जख्म न था। ऐसा मालूम होता था कि मेहमारों के हाथ लगते ही ये पत्थर मोम बन जाता और उसे जिस शक्ल में चाहते तब्दील कर देते थे। हम दोनों पागलों की तरह एक एक चीज को देखते और सर धुनने लगते। नकल करने या किसी चीज की तफसीलात कलम बंद करने का मौका न था और न हमें इसका होश था। उसके बाद हमने वो ताबूत देखा जिसमें मलका तारा की लाश रखी थी। ताबूत का ढकना एक तरफ संगीन फर्श पर पड़ा था। उस पर शेख सुमा के बद्दो खादिमों ने नहायत बेदर्दी से हथौड़े बरसाए थे और उसका सारा हुस्न जलाल गारत कर दिया था। मलका तारा उस खुले ताबूत में मौजूद थी। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही हम मबहूत होकर रह गए। उससे पहले हम हजारों मम्मियां देख चुके थे, लेकिन ये पहला इत्तेफाक था कि ऐसी मम्मी हमारी नजरों के सामने पड़ी थी जिसे किसी सूरत में भी मुर्दा कहना दुरुस्त न था। उसका चेहरा ताजा और शादाब था और गुलाब की पंखड़ियों के से तराशे हुए लबों पर मलकूती तबस्सुम खेल रहा था, जैसे वो आंखें बंद किए कोई सुहाना सपना देख रही हो। उसका बायां मरमरी बाजू सीने पर धरा था, लेकिन दायां बाजू कोहनी से कटा हुआ था और वो 7 उंगलियों वाला हाथ वहां मौजूद न था जिसका जिक्र फॉन हेवन ने किया था। ताहम उसकी कटी हुई कोहनी पर जमा हुआ खून ज्यादा पुराना न था और जब हमने गौर से उसका मुआयना किया तो ये जानकर जिस्म में थरथरी सी छूट गई कि उस जख्म में से खून रिसता रहा है। मगर ये लाश तो 5000 साल पुरानी है, भला उस कटे हुए बाजू में से खून क्यों कर रिस सकता है। ताबूत के ढकने पर मलका तारा की पूरी सवाना हयात दर्ज थी जिसे हमने खासी देर मगजमारी की बात पढ़ा। चूंकि ये चीज फॉन हेवन के सफरनामे में मौजूद नहीं थी और हो भी कैसी सकती थी जबकि वो कदीम मिस्री जबान से नाबलद था, इसलिए मैं तुम्हें मुख्तसर अल्फाज में उस मलका के बारे में बताता हूँ। हजरत मसीह की पैदाइश से कोई 3000 बरस कबल मिस्र में एक अजीम शान शौकत रखने वाला फिरौन बरसरे इक़्तिदार आया। उसका नाम एंतीफ था। शहजादी तारा उसकी बेटी थी। उसके अलावा एंतीफ की कोई औलादे नरीना ना थी। वो बचपन ही से गैर मामूली तौर पर ज़हीन और दानिशमंद थी। उसका बाप उससे बड़ी मोहब्बत करता था। इल्म हिकमत और अक्ल खुद में वो लासानी होने के साथ साथ शहजादी तारा हुस्न जमाल की दौलत से भी मालामाल थी। उसका बाप फिरौन एंतीफ भी निहायत आलिम, फाजिल और मुदब्बिर था। उसने न सिर्फ मिस्र के मायानाज काहिनों और पुजारियों को अपनी बेटी का अतालिक मुकर्रर किया, बल्कि बेशुमार उलूम व फनून खुद भी सिखाए, हत्ता कि वो काला इल्म भी उसे सिखा दिया, जिसके जोर से शहजादी तारा ने अनासिर अरबा, आग, पानी, मिट्टी और हवा पर काबू पा लिया था। कदीम मिस्र की दास्तानों में हमें अक्सर ऐसे अजीब व गरीब लोगों का जिक्र मिलता है जो न सिर्फ अनासिर अरबा पर काबू रखते थे, बल्कि उन्हें मौत पर भी पूरा इख्तियार हासिल था। उसके अलावा शहजादी तारा अपनी कुव्वत इरादी को इस हद तक बढ़ा चुकी थी कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुसलसल सोती या जागती थी। एक मर्तबा तो वो ऐसे ही तैयार कराए गए मकबरे में 1 महीने तक ताबूत में बंद रही और जिंदा सलामत बाहर निकल आई। अपनी रहमदिली, हमदर्दी और अच्छे अखलाक के बायस वो पूरे मुल्क की आवाम के दिलों की धड़कन बन चुकी थी और हर एक की जुबान पर उसकी खूबसूरती और दानिशमंदी के चर्चे थे। फिरौन एंतीफ जब अदालत लगाता तो अक्सर मुकदमों के फैसले शहजादी तारा ही करती और कभी उसने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। उन दिनों मिस्र में देवताओं के पुजारियों का भी बड़ा असर और रसूख था। वो चाहते थे कि फिरौन एंतीफ और उसकी जानशीन बेटी
शहजादी तारा उन्हीं के इशारों पर चले। सबसे बड़ा पुजारी खुद ताजो तख्त संभालने की फिक्र में था और उसने अपने साथ तमाम दूसरे पुजारियों को भी मिला लिया था। फिरौन एंतीफ को पुजारियों की इन साजिशों का फौरन पता चल गया और उसने फौज के जरिए उस साजिश को आर्जी तौर पर कुचल दिया। लेकिन ये खदशा बराबर उसके दिल में मौजूद रहा कि मेरी मौत के बाद ये पुजारी मेरी बेटी को कभी चैन से हुकूमत नहीं करने देंगे और उसके रास्ते में रुकावटें डालेंगे। चुनाचे फिरौन एंतीफ ने इस सिलसिले में दो काम किए। पहला तो ये कि शहजादी तारा की हिफाजत के लिए फौज की कई जानिसार दस्ते बनाए और उनसे ये हल्फ लिया कि शहजादी के पसीने की जगह वो अपना खून बहाने को मुस्तैद रहेंगे। दूसरा काम ये किया कि शहजादी को काला इल्म सिखाया ताकि वो अपनी हिफाजत खुद भी कर सके। उसके अलावा उसे मुसव्वरी और नक्काशी के फनून से भी आशना कराया गया। मैंने खुद उसके मकबरे की एक दीवार पर ये लफ्ज लिखे देखे, शहजादी तारा अजीम मुसव्वरी की अजीम मुहाफिज। और ये ऐन मुमकिन है कि मकबरे के अंदर जो बेमिसाल नक्काशी की गई है उसका बड़ा हिस्सा शहजादी ने ही बनाया हो। बहरहाल फिरौन एंतीफ ने अपनी बेटी को काला इल्म सिखाया और उसी की मदद से उसने उस कायनात के बेशुमार खुफिया ताकतों पर काबू पा लिया जिन्हें आप शैतानी कुव्वतें भी कह सकते हैं। वाकया यह है कि मेरे अजीज कि हमारी इस खूबसूरत कायनात में कुछ पुरस्कार अनासिर ऐसे भी शामिल हैं जिसकी कार फरमाइयां मुहय्यरुल अक़ल हैं और जिसके बारे में हम यानी साइंसदान लोग कुछ भी नहीं जानते। शहजादी तारा ने सबसे पहले नींद पर काबू पाया। ये निहायत दुश्वार मरहला था। आपको मालूम है कि नींद इंसान के लिए किस कदर अहम और जरूरी है। आप ज्यादा से ज्यादा 3 रोज जाग सकते हैं, उसके बाद आपके आसाब शल होना शुरू हो जाएंगे। ये मकूला बिल्कुल सच है कि नींद सूली पर भी आ जाती है, मगर शहजादी तारा पर नींद की देवी कुछ ऐसी मेहरबान हुई कि वो महीनों तक पलक न झपकाती थी। ये बात यकीनी है कि एक मर्तबा वो महीना भर सांस रोके अपने मकबरे में पड़ी रही, लेकिन जब मकबरे में से बाहर आई तो बड़े पुजारी ने कहना शुरू कर दिया कि शहजादी तारा के भेस में ये कोई और औरत है, शहजादी तारा तो अपने तजर्बे के दौरान में ही मर गई है, वगैरह वगैरह। लेकिन शहजादी तारा ने बड़े पुजारी की इस बकवास को गलत साबित कर दिया। ये तमाम दास्तानें भी मैंने मकबरे की दीवारों पर लिखी देखी। फिरौन एंतीफ को जहर से हलाक कर दिया गया, ये साजिश भी पुजारियों की थी। मुल्क के रस्म रिवाज के मुताबिक फौज ने शहजादी तारा को अपना हुक्मरान तस्लीम कर लिया, मगर जल्द ही मुल्क में शोरिश बर्पा होने लगी और बगावत के आसार दिखाई देने लगे। शहजादी तारा ने इन बगावतों को बड़ी होशियारी से कुचल दिया। मैदान जंग में वो फौजी वर्दी पहनकर आती और खुद अपनी फौज की कमान करती। हमने उस मकबरे के अंदर मलका तारा की ऐसी तस्वीरें भी देखी जिनमें वो मर्दाना शाही लिबास पहने हुए है। ये तस्वीरें शायद उस मौके की हैं जब वो तख्त नशीन हुई होगी। बास तस्वीरों में वो शहजादियों के लिबास पहने हुए है और सर पर शाही ताज रखा है। इस दौरान में उसने अपना ये आलीशान हरम भी तैयार कराया और काले इल्म की भी मुसलसल मशक करती रही, हत्ता के माजी, हाल और मुस्तकबिल के तमाम वाकयात उसके सामने रोज़े रोशन की तरह आया होने लगे। उसे गैबी ताकतों ने बताया कि जब वो पैदा हुई तो 7 सितारों का झुरमट उसकी हिफाजत कर रहा है और जब तक उन 7 सितारों को अपने साथ रखेगी दुनिया की कोई ताकत उसे फना नहीं कर सकती। शहजादी तारा को इस बात पर पूरा यकीन था कि वाकई 7 सितारे उसकी हिफाजत पर मामूर हैं। शहजादी के दाएं हाथ पर उंगलियों की तादाद भी 7 थी। अब मुझे एक और बात याद आई, वो ये कि शहजादी तारा ने अपने मकबरे के एक सुतून पर बड़े पुजारी का हाल तफसील से लिखवाया है और उसमें ये खौफ जाहिर किया है कि ये पुजारी जबरदस्त कुव्वतों का मालिक है और मेरा काला इल्म उस पर असर नहीं कर सकता। वो यकीनन मेरी मौत के बाद मेरे नाम को मिटाने की नापाक कोशिश करेगा, इसलिए मेरे लिए उसका तदारुक करना जरूरी हो गया है। मिस्टर मैल्कम रॉस, याद रखिए, पुराने मिस्र में किसी का नाम मिटाना या मिटाने की कोशिश करना निहायत जलील काम समझा जाता था। उसे आप इंतकाम की एक शक्ल भी कह सकते हैं। कदीम मिस्री अकीदा यह था कि कोई बेनाम रूह अपने महबूब देवता की खुशनुदी हासिल नहीं कर सकती, उसके लिए नाम का होना जरूरी है। चुनाचे जब गैबी कुव्वतों ने शहजादी को 7 सितारों की खबर दी तो शहजादी ने अपने इल्म के जरिए उन सितारों से हर वक्त काम लेने का मंसूबा बनाया। उसने एक बेश कीमत और बड़े याकूत को भंवरे की सूरत में तरशवाया और उस पर 7 सितारे नक्श कराए। भंवरे की सूरत में क्यों? मैंने उस दौरान में पहली मर्तबा जुबान खोली। बात यह है कि कदीम मिस्र में भंवरे को बड़ी मुकद्दस और मुतबर्रिक हैसियत हासिल रही है। मिस्री समझते थे कि उस नन्ही सी भिन भिन करने वाली मखलूक में बेशुमार पुरस्कार कुव्वतें छुपी हुई हैं। उसमें कोई शक नहीं कि भंवरे है भी अजीब व गरीब मखलूक। मिस्रियों का ख्याल था कि भंवरे को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत नहीं होती और ना पानी की। वो बरसों मिट्टी में दबा रहता है तब भी जिंदा रहता है। आग में डाल दो तो जलता नहीं। वो दोस्तों का बेहतरीन दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन है, वगैरह वगैरह। हजारों बरस पेशतर मिस्र में भंवरा बादशाहों की खास अलामत और निशानी समझा जाता था और उनके एहराम में जा बजा भंवरे की छोटी बड़ी तस्वीरें दिखाई देती हैं। 7 सितारों वाला भंवरे की शक्ल का ये याकूत, जिस पर नाकाबिले फहम तिलिस्म कुंदा है, शहजादी तारा की जिंदगी तक उसकी हिफाजत करता रहा और जब वो मर गई तब भी उसकी हिफाजत से गाफिल नहीं रहा।
शहजादी तारा चूंकि हवा, पानी, आग और मिट्टी पर हुकूमत करती थी, इसलिए ये चारों अनासिर भी उसकी हिफाजत करते थे। मरने से पहले उसने अपने इल्म के जोर पर दायां हाथ कोहनी से कटवाया और उस हाथ को कपड़ों की पट्टियों में लपेटे बगैर, जैसा कि मम्मियों को अक्सर किया जाता है, अपने सीने पर रख लिया। और जहां तक इस दुनिया में हवा है, ये हाथ शहजादी तारा की हिफाजत और निगरानी के लिए उसके साथ साथ रहेगा। और जो शख्स भी बुरी नीयत से शहजादी तारा की मम्मी के पास जाएगा, यह हाथ उस शख्स से भयानक इंतकाम लेगा। इसी ताबूत के अंदर शहजादी की लाश के पाइंती हमने 7 गोशों वाला एक कीमती डब्बा भी देखा, जो कोशिश के बावजूद खुल न सका। ये डब्बा आपने मिस्टर ट्रेलानी की ख्वाबगाह में देखा होगा। जब हमने ताबूत में से उस डब्बे को निकाला तो ये बेहद वजनी था और किसी नामालूम मसाले से बनाया गया था। उसके ऊपर बाज़ ज़ुबार ऐसे थे जिन पर पुरस्कार अलामतें और निशान नक्श थे। उनका मतलब हमारी समझ में ना आ सका। ताहम उसकी दूसरी तरफ तस्वीरी खत में एक बारीक सी तहरीर नजर आई, जिससे पता चला कि शहजादी तारा निहायत गहरी नींद के आगोश में है और उसकी रूह 7 सितारों की मुकद्दस रोशनी की मानिंद फजा में मौजूद रहेगी और अपने जिस्म की हिफाजत करेगी। उस रूह को इख्तियार हासिल है कि जब चाहे अपने जिस्म में दोबारा दाखिल हो जाए। जब तक ये डब्बा हमारे हाथों में रहा, हम पर रोंगटे खड़े कर देने वाली कैफियत तारी थी और कान में कोई आवाज ये कहती सुनाई देती, इसे यहाँ मत खोलना, इसे यहाँ मत खोलना। अगरचे इस डब्बे के ऊपर ढकना लगा हुआ था, लेकिन उसे खोलने का कोई खटका नजर न आया और ये ढकना इतनी सख्ती से बंद था कि मामूली सी दुरुस्त भी न थी। यकीनन उसमें कोई पुरस्कार शय पोशीदा होगी, क्योंकि डब्बा बड़ी हिकमत से तैयार किया गया था और अंदर ही से बंद था।